हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटोमैनिक द मैकेनिकल क्लब। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो हमने पहले वीडियो बनाई थी वीसीआर की, उससे ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इज़ कंप्रेसर इज़ नेसेसरी फॉर वीसीआर और फॉर रेफ्रिजरेटर। क्या कंप्रेसर लगाना ज़रूरी है? अगर हम कंप्रेसर ना लगाएं वीसीआर में या रेफ्रिजरेटर जो होते हैं हमारे घर के, तो हमारा काम बन सकता है बिना कंप्रेसर के या नहीं। इससे पहले एक जो लास्ट वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट बताया था। उसमें छोटी सी गलती हो गई थी यहाँ पे मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो इवोपरेटर में हीट का जो एब्जॉर्प्शन होएगा वो टोटली लेटेंट हीट का एब्जॉर्प्शन हो। यहाँ से 4 to 1 मैंने जो प्रोसेस बताया था, मैंने इसमें क्या बता दिया कि जो इवोपरेटर की कोइल्स है उसकी लेंथ थोड़ी और ज़्यादा है, तो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है वो वेपर में हमारा पॉइंट वन पे जो यहाँ पर कम्प्लीटली वेपर में ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन उसको अभी फर्दर और ट्रैवल करना है इवोपरेटर की कोइल्स के अंदर। तो वो मैंने इसमें बता दिया वो हॉरिजॉन्टल चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब वो कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो गया है पॉइंट 1 पे, तो उसके बाद अगर वो फर्दर ट्रैवल करता है कोइल्स के अंदर, तो वो क्या करेगा, सेंसिबल हीट गेन करेगा। कहाँ से? कूलिंग स्पेस में से सेंसिबल हीट गेन करता है, तो हमें पता है उसका टेम्परेचर भी राइज़ होता है, और जब वो हीट ले रहा है तो उसकी एंट्रोपी भी राइज़ होगी। तो वो हॉरिजॉन्टल ना जाकर 1 पॉइंट पे आके कहाँ ट्रैवल करेगा, थोड़ा इंक्लाइंड। फिर उसके बाद जब आउटलेट पे पहुंच जाएगा, फिर वो उसके किसके अंदर चला जाएगा, कंप्रेसर के अंदर। तो ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी उसमें, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। फिर उसके बाद कंडेंसर में ये वाली प्रोसेस चलेगी। आइए देख लेते हैं हम जो इस वीडियो का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वाई कंप्रेसर इज़ नेसेसरी फॉर वीसीआर। देखिए दोस्तों, आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारा एक टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। फॉर ए पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए अगर हमें किसी फ्लूइड का फेस चेंज करना है, लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए उसका एक पर्टिकुलर सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। और वहीं पे इसका उल्टा होता है, फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी फ्लूइड का फेस चेंज करना है, लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड, तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, सैचुरेशन प्रेशर होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। मैंने क्या बोला कि अगर हम कंप्रेसर को हटा देते हैं यहाँ से तो होएगा क्या। अगर हम कंप्रेसर को एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये जो लो प्रेशर वेपर्स हैं हमारे पास रेफ्रिजरेंट के, ये सीधे किस में ट्रैवल कर जाएंगे, यहाँ पे कंप्रेसर में ना जाकर ये वापस इसमें कोइल्स में आ जाएंगे, कंडेंसर के। और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हमारा इवोपरेटर में इनलेट होता है रेफ्रिजरेंट का, उसकी कंडीशन 3 होती है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो लो होना चाहिए, और जो रेफ्रिजरेंट है वो किस स्टेट में होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, और प्रेशर भी उसका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्टेट में आता था वो कौन परफॉर्म करवाता है उसको, कंडेंसर। अब यहाँ पे कंडेंसर में हमने क्या करा है, वेपर रेफ्रिजरेंट को भेज दिया। वेपर में तो वो पहले भी आता था, लेकिन अब उसका प्रेशर जो है राइज़ नहीं हुआ, वो इवोपरेटर के प्रेशर पे ही आ गया। किस प्रेशर पे एंटर किया वो, कंडेंसर के अंदर, लो प्रेशर पे। अब हमें पता है कंडेंसर जहाँ पे हमारा रखा होता है, रूम में रखा होता है, जब रेफ्रिजरेटर हम रखते हैं रूम में, तो जो रूम टेम्परेचर होता है बेसिकली कितना होता है, अगर हम एवरेज मान के चले कि जो रूम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो उस 30 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या देखते हैं, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारा ये इवोपरेटर जो प्रेशर है, वो अगर हम काउंट करें कि अप्रोक्सीमेट कितना होता है हमारा इवोपरेटर प्रेशर, 4.8 बार के लगभग जो हमारा इवोपरेटर प्रेशर होता है, 4.8 बार के। रेफ्रिजरेंट की टेबल में अगर देखते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर हमें मिलता है वो कितना मिल जाता है हमें, वो मिल जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। और हमें पता है जो हमारा रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है रूम में, वहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो है नहीं, वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर हम कितना लेके चल रहे हैं, 30 डिग्री सेल्सियस। जो समर का टाइम होता है उसमें एवरेज टेम्परेचर हमने ले लिया 30 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है वहाँ पे। लेकिन जिस प्रेशर पे हमने रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर के अंदर भेजा है बिना कंप्रेसर का यूज़ किए, किस प्रेशर पे, इवोपरेटर प्रेशर पे, तो उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो उसका सेचुरेशन टेम्परेचर है वो हमारा 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। तभी जाके जो है उस रेफ्रिजरेंट का फेस चेंज होएगा, क्योंकि सेचुरेशन टेम्परेचर पे ही फेस चेंज होता है, लेटेंट हीट रिमूव होती है। लेकिन ऐसा इस केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है एक्चुअल में। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब पूरे रूम का टेम्परेचर तो हम चेंज करने बैठेंगे नहीं। तो हमने क्या किया, जो हमारा कंडेंसर के आसपास का जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, उसके रिस्पेक्ट में एक कोई ना कोई सा सैचुरेशन प्रेशर होएगा। अगर हम उस सैचुरेशन प्रेशर को ही रीच कर जाएं तो हमारा काम बन सकता है, जो रेफ्रिजरेंट है वेपर रेफ्रिजरेंट, उसको हम फेस चेंज करा सकते हैं लिक्विड में।
तो उसी प्रेशर को रीच करने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, कंप्रेसर। तो आपको समझ आ गया होगा कि कंप्रेसर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कोई भी इंटरव्यू में, तो ये मत बोलिएगा कि हाँ भाई जो रेफ्रिजरेटर का फ्लो है उसको मेंटेन रखने के लिए। इसका जो टेक्निकल आंसर है वो यही है कि जो कंडेंसर का जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, जिस टेम्परेचर में कंडेंसर को हमने मेंटेन रखा है या रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे, उसके रिस्पेक्ट में उसका एक सैचुरेशन प्रेशर होएगा, जिसके उस सैचुरेशन प्रेशर पे अगर रेफ्रिजरेंट रीच कर जाता है तभी जाके जो है उसका फेस चेंज होएगा और लिक्विड फेस में जो है रेफ्रिजरेंट हमारा मिल जाएगा। इसके आगे जो वाली जो प्रोसेस है वो सेम रिपीट होएगी जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कंप्रेसर, ताकि जो प्रेशर है वो इवोपरेटर प्रेशर से किस में चेंज हो जाए, एक सैचुरेशन प्रेशर में चेंज हो जाए, यानी कि प्रेशर जो है हायर हो जाएगा उसका, और हमें एक सैचुरेशन प्रेशर मिल जाएगा किस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, जिस टेम्परेचर पे हमने कंडेंसर को रखा हुआ है। आइए दोस्तों, इसको हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम से थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्रेशर था हमने कंप्रेसर को हटा दिया, तो जो हमारा उस टाइम पे प्रेशर था इवोपरेटर प्रेशर ही कंप्रेसर के अंदर होएगा, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट था वो हमारा इवोपरेटर प्रेशर P1 पे था, 4.8 बार के लगभग हम मान लेते हैं उसको, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर था वो 15 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन 15 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेशन, यानी कि उसका फेस चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके रिस्पेक्ट ये जो टेम्परेचर है ये हमारा अवेलेबल तो है ही नहीं कंडेंसर के आसपास, और ना ही हम पूरे रूम का टेम्परेचर चेंज करेंगे एक फ्रिज के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। इसमें ये हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, इस पर हम समझ लेते हैं। जो हमारा रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर में से आ रहा है वो इवोपरेटर प्रेशर यानी कि 4.8 बार पे है, 4.8 बार का प्रेशर है उसको, और अगर हम 4.8 बार पे ही इसको कंडेंसर के अंदर भेज देते हैं, यानी कि कंप्रेसर को हटा देते हैं हम, कंडेंसर के अंदर हमने 4.8 बार पे भेज दिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब हमें 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा तभी जो है उसका फेस चेंज हो पाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, पूरे रूम का टेम्परेचर हम 15 डिग्री सेल्सियस नहीं कर सकते एक फ्रिज के लिए। फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस जो है, उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, उसका फेस चेंज करा सकते हैं। कैसे कि हम उसके प्रेशर को इतना राइज़ कर दें कि 30 डिग्री सेल्सियस पे हमें, अगर हम टेबल में देखेंगे, देखिए TS हमें दे रखा है, अगर हम टेबल में चेक करेंगे रेफ्रिजरेंट की टेबल में कि जो सैचुरेशन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है वो किस प्रेशर पे हमें मिलता है, तो वो हमें मिलेगा 12 बार पे। तो हमने एक कंप्रेसर का यूज़ कर लिया, 4.8 बार से उस प्रेशर को राइज़ कर दिया कंप्रेसर का यूज़ करके P2 तक राइज़ कर दिया, और जो हमें प्रेशर मिल गया वो 12 बार। अब हमारा 12 बार पे जो है टेम्परेचर हमें क्या मिलेगा, T2, और जो 12 बार पे सैचुरेशन टेम्परेचर है वो है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये T2 डैश हम बोल देते हैं इसको, 30 डिग्री सेल्सियस को T2 डैश। लेकिन जो 12 बार पे हमारा टेम्परेचर मिला है वो क्या है हमारे पास, T2। तो यहाँ पे लगभग जो है हमारे पास T2 लाई करेगा। इसको हम कंडेंसर के अंदर भेज देंगे। कंडेंसर के अंदर हमें पता है जब तक वो सैचुरेशन टेम्परेचर पे ना पहुँच जाए तब तक वो लेटेंट हीट क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा रेफ्रिजरेंट। तो लेटेंट हीट एलिमिनेट करते करते वो एक टेम्परेचर पे रीच कर जाएगा जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर T2 डैश होगा, यहाँ पे T2 डैश है। फिर उसके बाद वो अपना फेस चेंज करना शुरू करेगा और धीरे करते करते वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपने ये इसको टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे भी समझ लिया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर जो मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। अब आपको ये चीज़ जो है इससे भी समझ आ जाएगी कि जो वाटर का बॉइलिंग होता है, अगर हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉईल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। लेकिन अगर हिली एरियाज़ की बात करें, हिली एरियाज़ में क्या होता है, प्रेशर जो है एयर का वो डाउन हो जाता है। जैसे ही प्रेशर डाउन होएगा उसके रिस्पेक्ट में जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर होएगा जहाँ पे वो बॉईल होना शुरू होता है वो भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो जो हिली एरियाज़ में वाटर बॉईल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल ना होकर 90 डिग्री सेल्सियस या 95 या 93, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है कि वो कितना डाउन होता है प्रेशर। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर कि जो VCR में कंप्रेसर जो है वो नेसेसरी क्यों है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।